गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इट इज इजी टू पुल देम पुश एंड फ्रिक्शन इज नेसेसरी इनके बारे में जिक्र करेंगे। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी ये मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि फ्रिक्शन जरूरी भी है, फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और फ्रिक्शन खतरनाक भी है, बेकार भी है। आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी दो तीन पॉइंट 5 पॉइंट लिख दीजिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन जरूरी क्यों है। बेटा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही ना पाए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई मशीनरी वर्क नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग स्लिप, सब कुछ स्लिप हो जाएगा। हम चलना चाहते हैं, जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन नहीं होगा, स्लिप हो जाएंगे, यहीं गिर जाएंगे, हम कैसे चल पाएंगे। कोई भी मशीनरी है घूम रही है किसी दूसरी बॉडी के साथ, किसी दूसरी मशीन के साथ, किसी मशीन के दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट है। अब जब वो कनेक्ट है, यहाँ दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट है और वो उसको घुमा रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो स्लिप हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन जरूरी है। समझ आ गया? आपकी बुक में भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि व्हीकल रोड पर मूव नहीं कर पाएंगे, हम मूव नहीं कर पाएंगे, कोई मशीनरी नहीं चल पाएगी, और ये सब मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रुक नहीं पाएगा। ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जरूरी है। बट फ्रिक्शन खतरनाक भी है, मतलब फ्रिक्शन नुकसानदायक भी है। हम देखते हैं बेटा, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो वो घिस जाते हैं, घिस जाने के बाद वो टूट जाते हैं। फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से कोई भी दो पार्ट एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह के काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए फ्रिक्शन खतरनाक भी है। थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब आप पढ़ेंगे। उसके बाद एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत अच्छा पॉइंट है। इट इज easy to pull them push. It is easy to pull them push. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाकर पुल कर रहे हो और एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, दोनों सेम है और दोनों पर इक्वल फोर्स लगाकर कर रहे हो, तो पुल करना आसान है या पुश करना आसान है? कौन सा इजी है? देखिए, इट इज इजी टू पुल करना आसान है देन पुश करने से। ये कैसे? तो इसका हम प्रूफ करते हैं। बेटा, मैं 2 अलग अलग डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? यहां मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ये पुल के लिए बना रहा हूं, और यहां जो डायग्राम बना रहा हूं ये किसके लिए बना रहा हूं? पुश। ठीक है भाई, देखिए बेटा, आपके पास मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां तक ठीक है भाई। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट पर, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, या जरूरी नहीं है कि आप इसको सर्कुलर ही बनाओ, किसी भी तरह का बना सकते हो। आपने क्या किया, इसको पुल करना है, इसको मैं लिख देता हूं पुलिंग फोर्स, ठीक है? आप इसको पुल कर रहे हो। दूसरा, उसके लिए मैं कहता हूं कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो। इसको बोलते हैं पुशिंग फोर्स। आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया? पुश कर दिया। मेरी बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर O, सेम ऑब्जेक्ट, सेम मास, ऑब्जेक्ट मास M, सेम ऑब्जेक्ट और सेम सरफेस पर रखा हुआ है। अब आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था। ये ऑब्जेक्ट मूव करना कब शुरू करेगा? जब
फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। मींस अगर मैं ये कहूं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दे दोनों केस में, तो हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, इजीली मूव करा पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बेटा मैं ये कहूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन कहां लगी, अपवर्ड, और वेट कहां लगा बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। देखिए बेटा अगर मैं इसका बताऊं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये तो आगे मूव करेंगे। हमने क्या किया, हमने इसको थीटा एंगल से लगाया था बेटा। हमने ये कहा कि ये क्या हो गया हमारे पास एफ कोस थीटा, और इधर क्या लग गया बेटा, एफ साइन थीटा। बोलो लगा कि नहीं। हम इसको पुश कर रहे हैं, इधर क्या लगा भाई, एफ कोस थीटा, इधर क्या लगा आपके पास, एफ साइन थीटा, क्योंकि दोनों फोर्स आपने थीटा एंगल से अप्लाई किए। दोनों फोर्स कितने एंगल से अप्लाई किए थे, थीटा। अब आप सोच रहे हो सर आपने इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ही नहीं, इसका भी बनाएंगे। क्या कहेंगे भाई, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और नीचे क्या लगेगा इसका, वेट। कोई प्रॉब्लम है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस का तो कोई रोल नहीं है, वाई एक्सिस तो इक्विलिब्रियम में है। वाई एक्सिस की बात करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है भाई। अब अलोंग वाई एक्सिस की बात कर रहे हो बेटा, ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस, नॉर्मल रिएक्शन को एन से लिखते हैं बेटा, आर से थोड़ी लिखते हैं, एन। आर से भी लिखते हैं वैसे तो, एन से लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हो गया। इसमें भी अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो, अलोंग वाई एक्सिस ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लगा हुआ है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहां तक क्लियर हो गया भाई। एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब आगे देखिए बेटा, हम एक बात बता रहे हैं बेटा, यहां इसको पुल करने के लिए अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस हमने इसको क्या कराना है, मूव कराना है। हमने इसको क्या कराना है बेटा, मूव कराना है। अगर हम इसको मूव कराना चाहते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगा रहे हैं बेटा, एफ कोस थीटा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आगे मूव कर रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ आ गया। मींस यहां पर जो पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना है भाई, यहां लिख देता हूं, पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। और एफ कोस थीटा किसके इक्वल लगाना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल लगाना है। चलो यहां लिख देता हूं, किसके इक्वल लगाना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल लगाना है। यहां ये क्या है आपके पास, पुशिंग फोर्स आ गया, पुशिंग फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। समझ आ गया। यहां बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है बेटा, एफ कोस थीटा। बोलो है कि नहीं। अब हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा, एफ। शायद दोनों में सेम कंडीशन है। हम क्या लिखेंगे बेटा, वी नो एफ इज इक्वल टू म्यू के इंटू क्या होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, देन एफ इज इक्वल टू म्यू के। यहां क्या हो जाएगा बेटा, एम जी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस एफ साइन थीटा। हमने वैल्यू पुट की, यहां हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा, एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सीधे फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, म्यू एन। यहां देखिए बेटा, हम इसको एफ डैश के लिख दें, इसको एफ के लिख दिया। क्या कहेंगे बेटा, एफ डैश के इज ग्रेटर देन क्या आ गया, एफ के। तो बेटा हमने तो इसको बैलेंस करना है ना। ये कौन सा फोर्स था, पुश करने वाला फोर्स था। मींस अगर हम पुश करते हैं तो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, पुल करते हैं तो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, और हमने तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करना है। देन इट इज इजी टू
पुल देन पुश। समझ आ गया? बिकॉज वी बैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ आ गया? वी बैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? लिख देते हैं। मैं सोच रहा था कि नहीं आ रहा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक? तो ये मैं आपको बता रहा था, इट इज इजी टू पुल देन पुश। और आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, प्रूव कराने वाला क्वेश्चन है। तो आप अब अगला जो टॉपिक है वो देखिए। अगला टॉपिक करते हैं बेटा। पहले इसका एक स्नैप ले लीजिए, स्नैप ले लो, उसके बाद हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे। देखो बेटा, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। देखिए, हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। देखिए भाई, ये सर्कुलर मोशन के लिए पाथ बना रहा हूं, ठीक है? ये हमारे पास सेंटर है। हमने ये कहा कि ये कार है जिसका मास m है। इसका वेट कहां लग रहा है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही है? अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप कहोगे कि सर नॉर्मल रिएक्शन आपने एक ही क्यों दिखाई? वैसे तो हम कह सकते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन जहां सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वहां लगती है। आप कहोगे एक नॉर्मल रिएक्शन N1, दूसरी N2। मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं और नॉर्मल रिएक्शन N बता देता हूं, N1 प्लस N2। क्लियर? अब देखो बेटा, मैंने इन दोनों को N1 प्लस N2 डायरेक्ट N को दिया। अब हम ये कहेंगे कि भाई अगर हम लेवल रोड पर किसी भी कार को घुमा रहे हैं, ध्यान से समझना है, अगर हम किसी भी लेवल रोड पर किसी कार को घुमा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगेगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ गया होगा? क्योंकि अगर हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो कहां लगता है बेटा? टेंजेंट। एक से कहेंगे F1, दूसरे से क्या कहेंगे? F2। दोनों का मिलाकर F बता देते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू जितने भी टायर है उन सभी को कंबाइन कर देते हैं। पता नहीं ये मार्कर दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, रख ही देता हूं। मैंने ये कहा कि ये वाला टायर कांटेक्ट में है तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा? F1। ये वाला कांटेक्ट में है, कितना लगा? F2। और दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो F इज इक्वल टू क्या लगा? F1 प्लस F2। यहां तक ठीक है भाई? हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। मैं ये कहता हूं, अगर हम इसकी बात करेंगे, F1 इज इक्वल टू म्यू N1, F2 इज इक्वल टू क्या कहेंगे? म्यू N2। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू म्यू N1 प्लस N2, तो वही एक ही बात हो गई। इसको तो मैंने N का नाम दे दिया और इसको मैंने F का नाम दे दिया। F इज इक्वल टू म्यू N। एक ही बात है, दोनों को मैंने ऐड करके बता दिया। अब मैं ये कह रहा हूं, इफ कार मूव्स
on a circular road of radius r with, सॉरी बेटा स्मॉल r लिख देता हूं, with velocity v, then अगर ये कार v वेलोसिटी से सर्कुलर रोड पर मूव कर रही है, ये सर्कुलर रोड है, देखिए सर्कुलर पाथ के लिए मैंने डॉट डॉट बना दिया। अब ये मैंने कहा कि ये इसकी क्या है भाई, रेडियस, ये क्या है इसकी रेडियस। अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन centripetal force acts on them. सेंट्रीफ्यूगल, इस कार पर सेंट्रीफ्यूगल आपको पता है सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू क्या बता देंगे बेटा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। कितना बता देंगे बेटा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है भाई। अब हम क्या कहते हैं, व्हेन कार इज बैलेंस्ड, व्हेन कार इज बैलेंस्ड, अगर आप ये चाहते हो कि कार बैलेंस रहे, इफ वी वांट, ये लिख देता हूं, कार इज बैलेंस। आपको पता है बाहर की तरफ कितना फोर्स लगा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, बता दिया भाई आपने। आप क्या चाहते हो कि ये कार बैलेंस रहे। देखिए लेवल कार रोड पर आप जब कार चला रहे हो और आप यूं घुमा रहे हो तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं वो दिमाग में सोचिए। जब हम कर्व रोड पर किसी कार को घुमा रहे हैं तो कार की पलटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, कार की पलटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस पर बाहर की तरफ क्या लगा हुआ है, आउटसाइड डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए इनवर्ड क्या लगा हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम क्या कहेंगे देन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ सी। अगर हम इसको बैलेंस चाहते हैं कि तो अंदर की तरफ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, उसकी वैल्यू बाहर की तरफ लगे हुए फोर्स के या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा हो जानी चाहिए, तो ये कार बाहर की तरफ नहीं पलटेगी। अगर ये वैल्यू एफ सी इज ग्रेटर देन एफ आ गया, उस केस में ये कार बाहर पलट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, डेंजरस एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। और इफ वी वांट, और ये भी कह सकते हो, और वांट टू प्रोटेक्ट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से हम बचाव चाहते हैं, या इफ वांट टू इग्नोर एक्सीडेंट, हम एक्सीडेंट को इग्नोर करना चाहते हैं, तो हमें ये कंडीशन लगानी है। समझ आ गया। एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है बेटा, पढ़ा हुआ है हमने, विच इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। बेटा हम क्या कहेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा होगा, एम जी। क्या कह देंगे यहां पर, वी नो एन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एम जी। बोलो हो गया कि नहीं, एन इज इक्वल टू एम जी हो गया, तो म्यू एम जी ग्रेटर और इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल हो गया, म्यू आर जी इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वेयर। और क्या कह सकते हो, वी स्क्वेयर इज लेस और इक्वल टू म्यू आर जी एंड वी इज लेस और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। जो वेलोसिटी है वो लेस और इक्वल टू म्यू आर जी हो गई, मतलब आपके व्हीकल की वेलोसिटी, आपकी कार की वेलोसिटी म्यू आर जी से कम या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए। मींस वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ओनली डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, रेडियस। वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ओनली डिपेंड्स ऑन
radius. That is v is directly proportional to under root of r. क्योंकि आपको पता है म्यू भी कांस्टेंट होता है सरफेस के लिए और ग्रेविटी भी क्या होती है, कांस्टेंट. समझ आ गया होगा. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर भी डिपेंड करता है यू तो. पर जब आपने किसी भी दो सरफेस को कांस्टेंट ही लेकर चल रहे हो, सेम ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हो, तो उनका तो म्यू फिक्स ही हो गया. समझ आ गया. तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी अंडर रूट ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. आपको पता है रेडियस जितनी ज्यादा होगी तो कार उतना ही बड़ा होगा और गाड़ी के पलटने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें और भी ज्यादा स्पीड रख सकते हो. तो ये तो हो गया लेवल का रोड. पर हमने जब देखा कि लेवल रोड पर वेलोसिटी ज्यादा नहीं रखी जाती, बहुत कम रखी जाती है अगर हमने एक्सीडेंट को इग्नोर करना है, तो हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. अगला टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड. अब हम पढ़ेंगे भाई बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब होता है बेटा? बैंकिंग ऑफ रोड का सीधा मतलब होता है दैट इज आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड टू द इनर एज. बैंकिंग ऑफ रोड, इट इज द फेनोमेना of raising outer edge of road to the inner edge. समझ आ गया होगा. ये कहता है कि आपने देखा होगा कर्व रेड होता है, कर्व रोड जो होता है, जहां पर भी कर्व आता है, मोड़ आता है, वहां पर आप देखोगे कि रोड एक साइड से उठा हुआ होता है. और कौन सी साइड? जो सर्कुलर पाथ में जो सेंटर होता है उससे आउटर. जैसे कि हमने यू टर्न लेना है, हमारा जो टर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज है. किस तरह का है? एंटी क्लॉकवाइज. ऐसा टर्न है. तो हम देखेंगे कि हमारा जो रोड है एंटी क्लॉकवाइज में, सेंटर इधर आ गया, ये इनर एज और ये आउटर एज. तो आउटर एज यहां से उठा हुआ मिलेगा. अगर हम क्लॉकवाइज यूं जा रहे हैं तो हमारा जो ये आउटर वाला है ये उठा हुआ मिलेगा. आपने देखा होगा प्लेन जब टर्न लेती है तो इन अंदर की तरफ झुक जाते हैं, अंदर की तरफ झुक जाती है और ऐसे टर्न लेती है. अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है तो यहां से नीचे की तरफ झुक जाएगी, ये वाला फेस ऊपर की तरफ ऐसे टर्न लेती है. कोई भी आपने बर्ड को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा उड़ते हुए, जब वो भी टर्न लेते हैं तो वो भी एक तरफ झुक जाते हैं. हम साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल चलाते हैं हमने, या बाइक चलाते हैं, बाइक को टर्न कराना है तो हम एक तरफ झुका देते हैं. ये सब उसी की थ्योरी है. बैंकिंग ऑफ रोड, हमने उसी की थ्योरी पर अपने रोड को ही झुका दिया. तो हमारा जो फोर व्हीलर है या फिर और भी बड़े व्हीकल जो हैं वो अपने आप तो झुक नहीं सकते, क्योंकि वो तो बेस दोनों तरफ से करंट हो गए, सरफेस के कांटेक्ट में आ गए, तो हम उनको एक तरफ से झुका नहीं सकते. इसलिए हमने रोड को ही इस तरह बना दिया. उसका प्रोसेस जो है, उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं. अब बैंकिंग ऑफ रोड का प्रोसेस क्या है ये आपने समझना है. तो देखिए बेटा, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, काफी अच्छा डायग्राम है, और यहां मैं पिछले डायग्राम की तरह अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शो नहीं करूंगा. ठीक है, सिंपल. देखिए भाई, मैंने ये कहा, देखो बेटा ये कर्व है, ये बैंकिंग ऑफ रोड है. मैंने कह दिया ये इनर एज है, ये आउटर एज है.
अब यहां मैंने क्या कहा भाई, सेंटर है, रेडियस आर बता दी, ये इनर एज है और ये क्या है, आउटर एज है। अब कह रहे हो कि हमारी जो कार है ना वो यहां ऐसे चल रही है, ये हमारी कार है। मेरी बात समझ आती है? जो हमारी कार है वो जैसे कि हमारा जो कर्व रोड है ना वो यूं चल रहा है, समझ आ गया होगा। हम क्या कहेंगे भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कार मूव्स विद वेलोसिटी भी, ये सब हो जाएगा। हम क्या कहेंगे भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बेटा यहां क्या लगेगी, नॉर्मल रिजेक्शन, नीचे क्या लगेगा बेटा, वेट, यहां सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट है तो यहां क्या लगेगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां क्या लगेगा भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां मैंने 3 फोर्स बता दिए। अगर ऐसे झुकी हुई है गाड़ी तो नॉर्मल रिएक्शन, देखिए ध्यान से, ये हमारी कार यूं जा रही है, ऐसे झुकी हुई है क्योंकि हमारा जो रोड है वो यूं झुका हुआ है, ये आउटर साइड है, ये उठी हुई है, तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन तो यहां हो जाएगी। वेट की बात करेंगे, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो जाएगा, और हमारे ये जो टायर है ये प्लेन के कॉन्टेक्ट में है, तो प्लेन के कॉन्टेक्ट में है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अब हमारी कार यूं है, तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहां लगेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मींस यहां से एकदम आउटवर्ड, Fc इज इक्वल टू mv²। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए भाई, Fv ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की तरफ, जब कोई भी कार मान लीजिए बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है, मैक्सिमम बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है और ये कहा जाता है कि वो पलटनी है, तो वो हॉरिजॉन्टल पलटती है, ना कि यूं ऊपर की तरफ जाती है। ऐसा नहीं है कि रोड की से पैसे दी तो वो यूं ऊपर पलट के जाएगी, नहीं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, वो बाहर की तरफ जाएगी, वो सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, ना कि प्लेन के बाहर की तरफ लग रहा है। समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात ध्यान से देखिए, फर्स्ट पहला हम क्या कहेंगे भाई, अब बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन लिखने के बाद हम क्या कहेंगे भाई, हियर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार मूव्स विद वेलोसिटी v, कार में व्हीकल लिख लीजिए, सभी व्हीकल्स की बात आ गई। ऑफ बैंक रोड of radius r and angle थीटा। समझ आ गया, बैंक रोड की जो रेडियस है वो r है और बैंक रोड का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ये मैंने बता दिया। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या कहेंगे, W इज इक्वल टू mg, वेट x परपेंडिकुलर डाउनवर्ड समझ आ गया, वेट का एक्ट करेगा भाई, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दूसरा हम क्या कहेंगे भाई, एन क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन एक्स, कहां एक्ट कर रही है भाई नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ बैंक रोड, जो बैंक रोड है उसके परपेंडिकुलर सरफेस पे एक्ट कर रही है। तो आपने ये कहा कि ये मान लीजिए आपकी कार है, यहां नॉर्मल रिएक्शन लगी हुई है, आप इसके क्या करोगे बेटा, रेजोल्यूशन, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, यहां क्या हो गया, एन कोस थीटा, ये क्या हो गया, एन साइन थीटा। हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, यही थी ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिजोल्व into two components, first n cos theta, second n sin theta। n cos theta x perpendicular upward, x opposite to centrifugal force।
देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ डायग्राम बनाओगे तो क्या कहोगे भाई, ऊपर की तरफ क्या लगा एन कोस थीटा, ये आपने एंगल थीटा बताया, और यहाँ क्या बताया आपने एन साइन थीटा। क्लियर है? तो एन कोस थीटा कहाँ लगा, परपेंडिकुलर अप, और एन साइन थीटा कहाँ लगा, अपोजिट टू सेंटर। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है भाई, कौन से की बात करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। एफ एक्स टेंजेंट टू सरफेस, एफ कहां एक्ट कर रहा है भाई, टेंजेंट टू सरफेस एक्ट कर रहा है, समझ आ गया। अगर एफ टेंजेंट लग रहा है, एफ कहां लग रहा है, टेंजेंट लग रहा है, टेंजेंट टू सरफेस लग रहा है। मैं आपको बताता हूं भाई, एफ कैन बी जो कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे, यहां बनाकर दिखा देता हूं। ये एंगल क्या है, थीटा। अब हमने क्या कहा, ये आपके पास कार है, आपने क्या कहा भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहां लगा हुआ है ना भाई, रिजोल्यूशन करिए, एक ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, यहां क्या बना एफ कोस थीटा, और यहां क्या बना एफ साइन थीटा। समझ आ गया, क्लियर है भाई। भाई रिजोल्यूशन तो आता होगा ना, हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, तो थीटा के साथ वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पहला क्या था, एफ कोस थीटा एक्स अपोजिट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी मेरे हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट लग रहा है। और सेकंड क्या कहोगे, एफ साइन थीटा एक्स डाउनवर्ड, ये कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। हमने क्या किया बेटा, भाई एफ नीचे लग रहा था तो यहां क्या बता दिया, एफ कोस थीटा, सॉरी एफ साइन थीटा, और इधर क्या बता दिया, एफ कोस थीटा, क्योंकि यही इसके रेजोल्यूशन होता है। समझ आ गया। आप सोच रहे हो कि सर ने ये सारे ऊपर कर दिए, बेटा हम यहाँ इस पॉइंट पर भी करके दिखा सकते थे, किसी भी पॉइंट पर दिखा सकते हो, क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत कम होता है। क्लियर है, स्नैप ले लीजिए इसका, नोट कर लीजिए। चलो देखिए, नोट कर लिया। अब हमने क्या कहा, मैं ये कहता हूं बेटा कि अब हमने ये कहा कि एक लास्ट फोर्स एक बताना भूल गए हैं, वेट के बारे में, वेट परपेंडिकुलर एक्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और इन तीनों ये सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स आउटवर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर। समझ आ गया। अब हम क्या कहेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अंदर इक्विलिब्रियम बताते हैं तो बेटा देखो ऊपर क्या लगा हुआ है पोलर डायरेक्शन में, भाई हम क्या चाहते हैं, ना तो ऑब्जेक्ट इधर एक्स एक्सिस में जाए ना वाई एक्सिस में, पलटना नहीं चाहिए तो ना तो इधर जाना चाहिए, ना इधर, ना ऊपर ना नीचे। तो वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस की बात करते हैं तो क्या लगा हुआ है बेटा, एन कोस थीटा, और वाई एक्सिस में नीचे क्या लगा हुआ है, एफ साइन थीटा प्लस एन जी। हो गया भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक क्लियर है। अब सेकंड की बात करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो इनवर्ड फोर्स लगा हुआ है और आउटवर्ड लगा हुआ है वो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, या फिर आउटवर्ड फोर्स इज लेस देन द इनवर्ड फोर्स, हम ये भी चाहते हैं। मींस हम क्या कह सकते हैं, एफ सी इज लेस और इक्वल टू इनवर्ड फोर्स में क्या क्या लगा हुआ है, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, हम ये भी चाहते हैं। या फिर आप इसको इक्वल लेकर चलिए, ये आपके पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। फॉर प्रोटेक्ट वियर एंड टियर मीन्स फॉर प्रोटेक्ट एक्सीडेंट
एक्सीडेंट से अगर आपने बचाव करना है तो आप क्या कहोगे, जो आउटर फोर्स लगा हुआ है वो इनवर्ड फोर्स के इक्वल हो या उससे कम हो। सीधी सी बात ही है। हमने क्या किया, यहां से दोनों इक्वेशन को आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दिया। दोनों इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ mg की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में mg इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, n cos थीटा माइनस f sin थीटा हो गया। यहां क्या है बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r है बेटा। fc की वैल्यू क्या है आपके पास, mv स्क्वायर अपॉन r, भाई जानते हो ना, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपके पास, ये क्या हो गया n sin थीटा प्लस f cos थीटा। दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बीच में किसका साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। m से m कैंसिल हो गए, मैं r को ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, rg अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन n sin थीटा प्लस f cos थीटा। समझ गए भाई। अब देखिए हम इसको पलट देते हैं और क्या कर देते हैं भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू एन साइन थीटा ऊपर आ गया प्लस एफ कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। मैं बेटा ऊपर और नीचे यहां एन कोस थीटा से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं, एन कोस थीटा। किससे डिवाइड कर रहा हूं, एन कोस थीटा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय एन कोस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एन कोस थीटा से डिवाइड करते हैं। बेटा अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, साफ कर रहा हूं। अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। बस देखिए, अगर मैं एन कोस थीटा से डिवाइड करता हूं तो क्या आ गया भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा, एफ कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा। ये क्या हो गया, एन कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा। हो गया बेटा, एन से एन कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, कोस कैंसिल, बस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी क्या आ गया बेटा, टेन थीटा प्लस एफ बाई एन म्यू होता है अपॉन 1 हो गया माइनस एफ बाई एन म्यू साइन अपॉन कोस टेन। ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहां से आप v निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन। क्लियर है। तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला आ गया v की वैल्यू। हम चाहते हैं v इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। समझ आ गया। तो जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू लेस और इक्वल टू ये होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और अगला हम अगले लेक्चर में कराएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। समझ आ गया भाई, थैंक यू।